हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी काम रज़ा एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ। मानव नेत्र का 6वां लेक्चर है हमारा। और कल का लेक्चर जो है हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और प्रकाश का अपवर्तनांक उसको भी करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उसमें करने के बाद ये पहला था लेक्चर क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके बाद हमारा दूसरा होगा, दूसरा में पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ख़त्म कर देंगे। एंड अब हम लोगों का जो है मानव नेत्र भी ख़त्म होने वाला है। एंड अब चलते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है। एंड इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हो गए हो आप लोग तो उसमें मिल जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो टिंडल प्रभाव क्या है? तो जॉन टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कोलाइड कण, जिसे कोलाइड कण प्रकाश का परिकिरण करते हैं। जो कोलाइड कण होता है वो उसे हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। इसे टिंडल प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। शीशे के गिलास में दूध लेकर उसमें टॉर्च मारकर प्रकाश के परिकिरण या टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, हम लोग अगर एक गिलास दूध लेकर के उसमें टॉर्च मारेंगे तो उसमें टिंडल प्रभाव को हम लोग उससे देख सकते हैं। और दूसरा में बोला है कि टिंडल प्रभाव के कारण ही और घने जंगलों में रोशनी फैलती है। टिंडल प्रभाव के कारण ही घने जंगलों में रोशनी फैलेगा। और टिंडल प्रभाव के कारण ही एक बंद कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा रोशनी फैलती है। अगर कोई बंद कमरा है और उसमें छोटा सा छिद्र है तो उसमें प्रकाश किरण प्रवेश करता है और वो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहेंगे। और कोलाइड कणों का आकार जो होता है कितना होता है, 10⁻⁻⁶ हो सकता है, से 10⁻⁹ तक हो सकता है। ये डाटा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। एंड इंद्रधनुष क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इसको पूछा गया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इंद्रधनुष क्या है उसके बारे में जानेंगे, ये कैसे बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाले एक प्राकृतिक वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल कणों के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है। कहाँ से बनता है? तो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में बहुत जल बूंदों से आपतित होती है तब उसका अपवर्तन उस प्रकार होता है कि वह पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और जिस कारण किरणें जो है वापस लौटती है, जहाँ जल और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। ठीक है, बांट देती है। एंड इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और संक्षेप में कहें तो जल के बूंदों के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा पुनः आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये है हमारा इंद्रधनुष। एंड आप लोग इससे इस फिगर से भी समझ सकते हैं इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा जल का बूंद है। ठीक है, और इसमें जब श्वेत प्रकाश जब आपतित होता है, जो परावर्तन के बाद जो डबल परावर्ती होता है, तो इससे हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये हमारा प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, 7 प्रकाश, इसे हम लोग इंद्रधनुष कहेंगे। एंड अब हम लोग चलेंगे दूसरी क्वेश्चन की ओर। अब हमारा है प्राथमिक इंद्रधनुष या द्वितीय इंद्रधनुष से क्या समझते हैं। अगर आप लोगों को 5 नंबर में पूछ दे कि इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में बताएं, तो आप लोगों को सिर्फ इंद्रधनुष के बारे में नहीं बताना है, इसके बारे में भी बताना है। ये दो प्रकार का भी इंद्रधनुष होता है। ठीक है, जो प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष भी होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, मैं इसका जो है अलग अलग कर दिया हूँ। ठीक है, और जिसमें प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष से क्या समझते हैं। तो कभी कभी आसमानों में 2 इंद्रधनुष बन जाते हैं, जिसे क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। एक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकदार होता है,
जिसे हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। अगर आसमानों में अगर 2 इंद्रधनुष बना है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक ज़्यादा चमकेगा और दूसरा जो होगा हल्का चमकदार होगा, और जो ज़्यादा चमकदार वाला होगा इंद्रधनुष उसे क्या कहेंगे, हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। और जो कम चमकदार होगा उसे हम लोग द्वितीय इंद्रधनुष कहेंगे। जो दूसरा इंद्रधनुष कम चमकदार होता है जिसे हम लोग द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें रंगों को उल्टा कर्म से होता है, कर्म में होता है, अर्थात ऊपर बैंगनी तथा नीचे जो होता है लाल होता है। और जल के बूंदों के अंदर प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन के कारण जो जल का बूंद होता है उसमें जो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसमें 2 बार हो जाता है। इसके कारण हमारा दूसरा इंद्रधनुष बनता है। एंड पहला इंद्रधनुष में जो कलर होगा उसमें सबसे पहला लाल होगा, उसके बाद सबसे नीचे जो होगा वो हमारा बैंगनी होगा। लेकिन जो हमारा द्वितीय इंद्रधनुष में है उसमें सबसे पहला ऊपर में कौन रहेगा, बैंगनी रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, तो रेड रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, या क्रिटिकल, इसे हम लोग क्रिटिकल भी कह सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ऐसा अपवर्तन कोण जिसके द्वारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ऐसा अपवर्तन कोण जिसमें अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री हो जाए, और क्रांतिक कोण कहलाता है। उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहलाएंगे। क्रांतिक कोण जो होता है उसे हम लोग किसे, साइन सी से, इसे हम लोग साइन सी से के द्वारा सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रांतिक कोण के लिए ये आवश्यक है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित हो जाए। गणितीय रूप में आप लोग देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण बराबर 1/, अपवर्तनांक होता है। या क्रांतिक कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, तो साइन सी से रिप्रेजेंट किए। अपवर्तनांक को हम लोग पहले ही रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है 1/μ हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एंड अब देख सकते हैं कि इस चित्र में जिसमें एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है, एक किरण जा रहा है, और वो जो किरण जा रहा है ये हमारा इस एंगल पे चले आता है, और इस एंगल को हम लोग साइन सी कहते हैं। इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हमारा क्रांतिक कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसे हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। एंड इसको भी फिगर में बना लेना है आप लोगों को। एंड अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पुनः आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, पुनः आंतरिक परावर्तन। तो जब इसमें बोला गया है आंसर में, जब क्रांतिक कोण से अधिक पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो प्रकाश आपतित न होकर पूरी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, प्रकाश किरण आपतित नहीं होता है बल्कि उस माध्यम में पूरा ही परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, ये हमारा 90 डिग्री और 2 किरण जा रहा है, और ये जाता है, और ये हमारा परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा साइन सी है, पुनः जिसे हम लोग पुनः आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पुनः आंतरिक परावर्तन। एंड पुनः आंतरिक परावर्तन के स्रोतों को बताएं। तो पुनः आंतरिक परावर्तन के स्रोत क्या क्या है, तो पुनः आंतरिक परावर्तन के 2 स्रोत हैं। सबसे पहला, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश को कहाँ से जाना चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा नंबर में क्या बोला है, प्रकाश के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश के आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस चैप्टर का PDF आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ, और गाइज ये मेरा पूरा समाप्त हो जाएगा तो मैं इसका PDF एक साथ आप लोगों को अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड हमारा जो है इस चैप्टर में हमारा 2-3 और लेक्चर चलेगा, एंड उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और
उसके बाद हम लोग विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। एंड आज आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।